रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 13। शाम का समय। माहिर के कहने पर विशाल उनके घर पर आ गया था। माहिर ने विशाल को सब कुछ समझा दिया था कि उसे उसके घर जाकर ही छोड़े और उनकी फैमिली को फाइनेंशियल मदद भी करने के लिए। दिशा के लिए सविता आंटी ने पिंक कलर का सिंपल ड्रेस लाया और उन्होंने कहा कि फ्रेश होने के बाद यह पहन लेना। दिशा बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर वह ड्रेस पहन ली और जब नीचे आई उस ड्रेस में वह बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। सविता आंटी ने उसे देख कहा, तुम खड़ी क्यों हो, सोफे पर बैठ जाओ। दिशा ने सीढ़ियों से आने के टाइम पर माहिर के ऊपर ध्यान नहीं गया। वे जैसे बैठने जा रही थी कि उसके सामने वाले सोफे पर माहिर को देख वे अपने हाथों को आपस में उलझाने लगी। उलझाते हुए साइड हो गई। दिशा को ऐसा करता देख माहिर समझ गया कि वह मुझे देखकर ऐसे बिहेव कर रही है। माहिर जैसे दिशा से बात करने वाला था कि विशाल अपना फ़ोन जेब में रख अंदर आते हुए कहा, दिशा मैडम, आप रेडी हैं मेरे साथ चलने के लिए। दिशा ने विशाल की बातें सुन अपनी पलकें झपका दी। यहाँ तक कि उसके होठों पर हल्की सी ही सही पर स्माइल था, जिसे देख माहिर उन दोनों को घूरने लगा। सविता आंटी किचन में से आते हुए बोली, दिशा तुम चलो डाइनिंग टेबल पर बैठो, बिना खाए बाहर जाते नहीं। और आज मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए कुछ बनाई हूँ और मैं चाहती हूँ तुम खाकर बताओ कैसा बना है। और जब तुम अपने घर जाओगी तो तुम मुझे याद करती रहना, मैंने तुम्हें अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाई थी। सविता आंटी की बातें सुन विशाल बोल पड़ा, दिशा मैडम, आपको भी खाना बनाना आता होगा ना, आपने कभी बनाया कि नहीं। वहीं सोफे पे बैठा माहिर दिशा को देखने लगा, आखिर वह क्या कहेगी। दिशा अपनी सिर ना में हिला दी, जिस पर विशाल हंस पड़ा और कहा, इसका मतलब आप अपनी घरवालों की शहजादी हैं। उतने में सविता आंटी बोल पड़ी, तो क्या सब लड़कियां अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की शहजादी होती हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ दिशा। दिशा ने अपनी बिना नजरें उठाए ही बोली, मैं अपने घर वालों की राजकुमारी हूँ। इतना बोलो वह मुस्कुरा दी। सविता आंटी के फोर्स करने पर दिशा डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और सविता आंटी ने प्लेट में बहुत सारी खाने की चीज़ रखी और एक बाउल में उन्होंने स्पेशल उसके लिए जो खीर बनाया था वह निकाल कर रखी और उन्होंने दिशा को प्यार से कहा, चख कर बताओ कैसा बनाया है मैंने। माहिर सोफे से उठ खड़ा हुआ और वह भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। सविता आंटी ने उसके लिए भी खाना निकालने लगी और निकालते वक्त उन्होंने माहिर से पूछा, माहिर बाबा, आप भी खीर खाओगे। दिशा ने अपनी तिरछी नज़र से माहिर को देख ली कि वह भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया है। वे दोनों अब काफ़ी नज़दीक थे। दिशा ने हड़बड़ाते हुए सविता आंटी से बोली, आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। दिशा इतना बोल जैसे उठने को हुई कि माही ने झट से उसकी हथेली पकड़ लिया। उसके इस तरह से पकड़ने से दिशा के शरीर में डर के मारे करंट दौड़ पड़ा। माहिर ने कहा, कहाँ जा रही हो तुम, बैठ जाओ, चुपचाप पहले खा लो। अब क्या ही था, दिशा बिना दौड़ लगाए ही हांफने लगी। वह लंबी सांस भर रही थी और डरते हुए चेयर पर बैठ गई। उसने अपनी नज़र ऊपर तक नहीं उठा रही थी और हड़बड़ाहट में उसने खीर वाली बाउल पकड़ जल्दी जल्दी 2-3 चम्मच मुंह में खाने लगी। माहिर जो खीर का एक चम्मच उठाया था वह दिशा को देख चम्मच नीचे रख दिया और गौर से उसे देखने लगा। सविता आंटी ने दिशा से वापस पूछा, दिशा बताओ कैसा बना है खीर। दिशा को देख ऐसा लग रहा था कि खीर का टेस्ट उसे ना गर्म ना ठंड ना मीठा
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दी। 5 मिनट में वह खीर खाकर उठ खड़ी हो गई और सविता आंटी से बोली, मेरा पेट भर गया। दिशा डाइनिंग टेबल से उठकर सोफे की उधर जाकर खड़ी हो गई। माहिर को उसका यह रवैया देखकर गुस्सा तो आ रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। माहिर इतना जल्दी तो खाना कभी खाता नहीं था और दिशा के साथ खाना चाहता था। वह तो 5 मिनट में खीर खाकर उठ गई। वह माहिर से थोड़ी भी बात नहीं करना चाहती थी, यहाँ तक कि वह अपनी नज़र भी उठाकर उससे नहीं देखी, जितना कि वह सविता आंटी और विशाल से उनसे बातें कर रही थी। उसे देख लग रहा था कि वह उनके साथ कंफर्टेबल है। दिशा अपने साथ कुछ लेकर नहीं जा रही थी। वह खाली हाथ थी कि सविता आंटी ने दिशा के माथे को चूमते हुए कहा, तुम वहाँ जाकर हमें भूल मत जाना, और हाँ, यह मेरा नंबर है, तुम्हें जब दिल चाहे तो मुझे कॉल कर सकती हो। दिशा ने भी नरम दिल से कहा, आंटी मैं पहुँचते ही सबसे पहले आपको कॉल करूँगी, अगर सही सलामत अपने घर पहुँच गई तो। दिशा की लास्ट लाइन वाला शब्द सुन माहिर उसकी ओर देखने लगा और वह समझ भी गया कि वह ताने देकर बोल रही है। माहिर डाइनिंग टेबल से उठ खड़ा हुआ और दिशा के सामने आकर खड़ा हो गया। अब चाहकर भी दिशा इधर उधर नहीं देख सकती थी, जिसके चलते उसने अपनी नज़रें धीरे से उठाकर माहिर को देख वापस नीचे कर ली। उसे फिर से डर लगने लगा, कहीं आदमी उसे वापस रोक ना ले। माहिर ने विशाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो विशाल एक प्लास्टिक बैग माहिर के हाथ में दे दिया। माहिर वह प्लास्टिक बैग अपने हाथ में ले उसमें से एक एक्सपेंसिव मोबाइल निकाला और वह बॉक्स खोला। मोबाइल निकाल दिशा को देते हुए कहा, ये लो अपने पास रखना, तुम्हारे काम आएगा। दिशा एक बार मोबाइल तो एक बार माहिर को देख रही थी। उसको ऐसा देखता देख माहिर ने अपनी आंखों से वापस उसे इशारा किया लेने के लिए। दिशा अपने दुपट्टे को पकड़ उंगली फंसाते हुए नीचे देखने लगी और धीमी आवाज़ में बोली, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सविता आंटी भी 2 कदम आगे आकर बोली, दिशा मेरी बच्ची, रख लो यह फ़ोन, तुम आज अपने घर जा रही हो, तुम्हें काम आएगा, तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं है, तुम कैसे मुझे कॉल करोगी? ये फ़ोन दो, मैं अपना नंबर इसमें सेव कर दूँ। सविता आंटी ने वह मोबाइल ले अपना नंबर सेव कर दिया। सविता आंटी के मुंह से सुन दिशा को भी यकीन होने लगा कि वह अपने घर जा रही थी। अब उससे थोड़ा भी धैर्य नहीं हो रहा था। उसे अब यही लग रहा था कब वो अपने घर पहुंच जाए। यही सोच उसकी आंखें भर आया और वह इमोशनल होते हुए बोली, बस मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊं। अब मुझे एक पल भी यहाँ ठहरा नहीं जा रहा, दम घुट रहा है मेरा यहाँ। दिशा के मुंह से यह सुन के दम घुट रहा है माहिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर वह कुछ कहा नहीं। वह उसका उतावलापन देख सकता था कि अपने घर जाने के लिए वह कितनी एक्साइटेड है। माहिर का मन तो हो रहा था कि वह खुद भी उसे छोड़ने उसके गांव जाए, पर वह इन दिनों बहुत बिजी होने के नाते नहीं जा रहा। सविता आंटी ने अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव कर मोबाइल दिशा के हाथ में दे दिया। तभी विशाल ने कहा, दिशा मैडम चलिए, टाइम हो रहा है, हमें निकलना चाहिए, तभी तो आप सुबह जाकर पहुंच सकती हैं। विशाल माहिर के सामने आकर कहा, सर अब हम निकल रहे हैं। माहिर ने विशाल से कहा, संभाल कर जाना तुम दोनों, और हाँ, पहुंचते ही पल पल का खबर देते रहना मुझे। माहिर और विशाल विला से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे दिशा और सविता आंटी दोनों भी निकली। विशाल कार का दरवाज़ा खोला और दिशा की तरफ देख कहा, दिशा मैडम बैठ जाइए। दिशा एक कदम आगे बढ़ाई कि रुक गई। उसने पीछे मुड़ी और सविता आंटी के गले लग गई। उन दोनों के आंख भर आया। दिशा रोते हुए बोली,
मैं आपको बहुत याद करूँगी आंटी, आपने मेरी बहुत मदद किया है। सविता आंटी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो और उतनी ही मासूम भी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूँगी। तुम मुझे हमेशा कॉल करती रहना, ठीक है? दिशा उनसे दूर होकर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ज़रूर आंटी। दिशा इतना बोल तिरछी नज़र से माहिर को देखी। माहिर को लगा शायद वह उससे कुछ कहेगी, पर दिशा ने कुछ नहीं कहा। वह तुरंत कार में जाकर बैठ गई। न जाने क्यों, पर माहिर को आज बहुत फ़र्क पड़ा। ऐसा तो उसके साथ कभी नहीं हुआ था। वह तो अपने एटीट्यूड में हमेशा रहता है, फिर आज क्यों? आज क्यों किसी मामूली सी लड़की से उसे फ़र्क पड़ रहा था? कुछ ही मिनटों में दिशा उसकी आंखों से ओझल हो गई। सविता आंटी विला के अंदर चली गई, पर माहिर वैसे ही खड़ा रहा। वह अभी भी एकटक गेट को देखे जा रहा था। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल दमदम सिटी। शाम के समय में शगुन अपनी दुकान पर बैठी थी, क्योंकि दोपहर में वह अपनी मम्मी के साथ बाहर मार्केट गई थी और वह लगभग 2-3 बजे के करीब घर आई और आते ही थक हार कर वह सो गई। इसलिए शाम को उसकी दुकान पर बैठना था। वे अपने साथ अपना टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों साथ में लेकर आई थी, क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे थे। कहने को तो शगुन अपने साथ बुक्स लेकर आई थी, पर उसका ध्यान जरा भी बुक्स में नहीं रहता। वह तो सिर्फ अपना दुकान का ख्याल रखना, ग्राहक पर ध्यान देना, उसका इसमें ज़्यादा दिमाग चलता है। उसके घर वाले जब भी उसे पढ़ाई करने को फोर्स करते हैं कि बुक्स लेकर बैठ जा, तभी उसे और भी गहरी नींद आता है और वह बार बार अपनी राशि दीदी से कहती, राशि दीदी, मैं जब भी टेक्स्ट बुक हाथ में लेती हूँ तब मुझे बिना नींद की नींद आने लग जाता है। ऐसा लगता है मैं नींद की बेवड़ी हो गई हूँ। रात के 8 बजे दुकान बंद करने का समय हो गया था। यहाँ तक कि थोड़ा लेट ही हो गया था। श्याम जी भी दुकान में आ गए थे और शगुन से उन्होंने कहा, चलो बेटा, आज टाइम ज़्यादा हो गया है दुकान बंद करने का। शगुन और बबलू दोनों ने बाहर जो रखे हुए सामान थे वे अंदर रख दिए और दुकान का लाइट बंद कर दिया। श्याम जी अपने हाथ में दुकान का चाबी ले शटर नीचे किया और दुकान लॉक कर दिया। श्याम जी ने दुकान बंद करके आगे आगे चलने लगे। वहीं बबलू और शगुन उनके पीछे पीछे मोबाइल में देखते हुए चल रहे थे। ये दोनों आपस में बातें भी किए जा रहे थे। तभी बबलू को कुछ सूझा और वह शगुन को डराने के लिए उसके दिमाग में नई नई तरकीब आने लगा। शगुन मोबाइल में दिखने में बिजी थी। उसका ध्यान जरा भी इधर उधर नहीं हो रहा। वह इतनी मोबाइल में आंखें गड़ाए देखने लगी। बबलू एक कदम पीछे होकर मुंह पर हाथ रखकर बोला, आमी मंजूलिका, आमी मंजूलिका, लका 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 लका। आवाज़ सुनते ही शगुन एकदम रुक गई और वह इतना तेज चिल्लाकर भागी कि उसके बाबा भी डर गए कि आखिर शगुन को हो क्या गया, क्योंकि श्याम जी 2-4 कदम आगे चल रहे थे। वे शगुन की आवाज़ सुनकर जैसे पीछे पलटे कि शगुन उनको कस के पकड़ ली और लगातार बाबा बाबा चिल्लाए जा रही थी, बाबा बचा लो। कि उतने में बबलू जोर जोर से हंसते हुए आगे आया और शगुन के कान में जैसे बबलू की हंसने की आवाज़ गया कि वह अपनी आंखें खोल इधर उधर देखने लगी। श्याम जी को भी समझ गया कि शगुन डर के ऐसा कर रही है। बबलू आगे आते हुए कहा, हा हा हा, डरपोक शगुन दीदी, इतना कैसे आप डर जाती हो? क्या आपको मेरी आवाज़ समझ में नहीं आया? शगुन अपने बाबा से थोड़ी दूर हुई और बबलू को दांत पीसते हुए बोली, गधा कहींगा, ऐसा कोई किसी को डराता है क्या?
अब यहाँ से स्टोरी में डायरेक्ट 4 मंथ के बाद चालू होगा। अब शगुन के एग्ज़ाम्स के दिन नज़दीक आ गए थे। 4 महीने बाद आखिरकार वह पल आ ही गया। शगुन के एग्ज़ाम्स चालू हो गए। वह इन दिनों बहुत बिजी थी, ना दुकान जा रही थी और ना ही कोई काम कर रही थी। वैसे भी वह घर का तो कोई काम करती नहीं थी, पर एग्ज़ाम्स की वजह से माया जी उसके बेडरूम में ही चाय, खाना, पानी सब उसके पास लाकर दे रही थी, ताकि वह पढ़ाई पर ही ध्यान दे सके। शाम का समय शगुन अपनी टेक्स्ट बुक लेकर लिविंग एरिया में बैठे पढ़ाई कर रही थी और साथ ही साथ में उसकी नज़र टीवी पर भी था। वह बुक्स में तो कम देख रही थी, पर वह तारक मेहता देखने में ज़्यादा समय गंवाए जा रही थी। माया जी ने भी कुछ कहा नहीं, क्योंकि वह सुबह से बेडरूम में ही थी। अब शाम को तो एक टाइम उसे टीवी देखने दिया जा ही सकता है। फिर भी माया जी घर के काम करते वक्त आते जाते उसे बोला करती थी, तेरी लास्ट ईयर है, थोड़ा मन लगाकर पढ़ ले, उसके बाद तो तुझे टीवी ही देखना है। थोड़ी देर बाद उनके घर में प्रिंस आया। प्रिंस आते ही कहा, कल तो तुम्हारी लास्ट एग्ज़ाम्स है, उसके बाद तुम क्या करोगी? शगुन ने टीवी से नज़र नहीं हटाई। वह वैसे ही उसे जवाब देते हुए बोली, क्या मतलब क्या करूँगी? यही कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद तुमने कुछ तो सोचा होगा ना, आगे क्या करना है या नहीं। ये सुन शगुन ने कहा, मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं सोची हूँ, मेरे बस एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए कि मैं फ्री हो जाऊँ, एकदम आज़ाद हो जाऊँ, फिर कंटिन्यू दुकान पर बैठूँगी। प्रिंस ने आगे कहा, अच्छा ये सब जाने दो, तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही हम कहीं घूमने चले, ये कैसा रहेगा? कहाँ? जहाँ तुम कहो वहाँ, जहाँ कहोगी हम वहाँ जाएंगे। तो तुम कोई अच्छी सी जगह बता देना मुझे, और साथ ही साथ में तुम्हें जो खाने की चीज़ पसंद हो वो भी बता देना, मैं तैयार करवा लूँगा। शगुन ने अपने दिमाग पर उंगली से टैप करते हुए सोचने लगी और सोचते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी, अभी तो मैं पढ़ाई करूं। दूसरी तरफ भोपाल गांधीनगर, दिशा कई मुसीबतों का सामना कर रही थी। उसने अपने कॉलेज के साथ साथ पास में ही पिज़्ज़ा हट में पार्ट टाइम जॉब करने लगी। आसपास के लोग उसे रोज़ एक ही ताने देते रहते थे कि इतने दिनों तक किसी लड़के के साथ भागकर चली गई थी, देखो कैसे मुंह उठाकर रह रही है। दिशा ने सभी के बातों को इग्नोर करने लगी। उसे पता था कि अगर वह सभी के बातों का अपने मन को लगाएगी तो उसे तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उसे अपने दादा दादी और भाई को भी संभालना है, इसलिए वह अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगी। पर उसे क्या पता आगे उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे, आज शगुन का लास्ट एग्ज़ाम्स था और वह सुबह 4 बजे से उठकर बेड पर बैठे ही टेक्स्ट बुक में आंखें गड़ाए हुए बैठी थी। उसका आज अकाउंट का एग्ज़ाम था। शगुन हर जगह अकाउंट लेजर बनाना स्टार्ट कर दी। वह हर एक पेज पर पेंसिल से डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस शीट, पीटी कैश वह सब ड्राइंग किए जा रही थी। वहीं आज अथर्व भी जल्दी उठा था, क्योंकि कुछ दिनों से शगुन के एग्ज़ाम्स थे। वह भी जल्दी उठकर उसे ही देखा करता था। दोपहर के 12 बजे शगुन ने दोपहर में खाना खा ली, क्योंकि उसके एग्ज़ाम 3 बजे का टाइम था। आज उसका लास्ट एग्ज़ाम है। शगुन ने अपनी मम्मी से पैसे मांगते हुए कहा, मम्मी मुझे 1000 रुपये चाहिए। आज मैं घर देर से आऊँगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड रितु और नेहा उनके साथ मैकडॉनल्ड्स जाने वाली हूँ। आज हम पार्टी करेंगे। माया जी ने अपने पॉकेट से 1500 रुपये निकाल शगुन को देते हुए बोली, ये रख ले अपने पास, बिना देरी किए घर जल्दी आ जाना, मुझे सबसे ज़्यादा तेरी फ़िक्र लगी रहती है।
आज राशि ऑफिस नहीं गई थी और उसने अपने पर्स में से 1000 रुपये निकाल शगुन को देते हुए बोली, 1000 रुपये मम्मी से ले और 1000 रुपये मैं भी तुझे दे रही हूँ। जम के पार्टी करना, क्योंकि तू कहीं जाती नहीं है। तेरी फ्रेंड ने जिद किया होगा इसलिए तू जा रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है राशि दीदी, हम सबका प्लान पहले से बनाया था कि लास्ट एग्ज़ाम्स के दिन हम खूब जम के पार्टी करेंगे। राशि ने हल्की स्माइल करते हुए शगुन का मजाक उड़ाते हुए बोली, मैकडोनल्ड में तुम लोग कौन सा जम के पार्टी करोगी? अरे पार्टी तो वह होता है क्लब में जाके डांस करो, नाचो गाओ, एंजॉय करो, इसे पार्टी कहते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, क्या इसे पार्टी कहते हैं? राशि इतना बोल हंसने लगी। वहीं शगुन मुंह बनाते हुए बोली, जो भी हो, हम इस पार्टी में खुश हैं। क्या आपको भी हमारे साथ आना है? सॉरी, तुम सब पार्टी जम के एंजॉय करो। क्या जम के एंजॉय करो? राशि ये बोलते हुए सोफे से उठ के कमरे में जाने लगी। तभी प्रिंस उनके घर में आते बोला, हे शगुन, आज तो तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम है, क्या मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूं? शगुन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राशि दीदी ने मेरे लिए ऑफिस की छुट्टी ली है, वह खुद मुझे कॉलेज ड्रॉप करने जाएंगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंस की बातें सुन राशि भी रुक गई और वह वापस सोफे पे आकर बैठी और शगुन को छेड़ते हुए राशि ने प्रिंस से कहा, आज शगुन के लास्ट एग्ज़ाम्स है तो तुम शगुन को क्या खिलाओगे? राशि की बातें सुन शगुन ने अपनी आंखें छोटी कर दी, वह उसे घूरने लगी। वहीं प्रिंस मुस्कुराते हुए कहा, वही जो शगुन को बहुत पसंद है, 2 हंडी रसगुल्ला। शगुन अपनी जीभ बाहर निकालते हुए सलाइवा गटकते बोली, वाह, तुम मुझे ना लालच मत दिलाओ, नहीं तो मैं एग्ज़ाम्स हॉल में बैठे यही सोचती रहूँगी कब खाऊं। मेरी नज़र के सामने हंडी भरे रसगुल्ले दिखाई देंगे। शगुन की बातें सुन प्रिंस बोला, बस 3 घंटे और तुम एग्ज़ाम्स दे लो, उसके बाद मैं रसगुल्ले हंडी के लाइन लगा दूंगा, तुम जी भर के खाना। राशि ने उन दोनों की तरफ देख कहा, सिर्फ रसगुल्ले पर ही मत ध्यान देते जा, अपने फाइनल एग्ज़ाम्स पे भी ध्यान देते जा, कितने मार्क्स मिलते हैं? शगुन बेधड़क से जवाब दी, मैं पास हो गई, बस हो गया मेरे लिए। प्रिंस ने हंसते हुए कहा, 35% 40% के बीच में तुम्हें परसेंटेज तो मिल जाएगा ना, तो भी बहुत हो गया। तुम्हें तो बिजनेस ही करना है और मुझे भी। हर बिजनेस वाले का मार्क्स कम ही होता है। शगुन ने अपना छोटा सा फेस बनाकर बोली, यार मैं इतनी भी डफर नहीं हूँ, 50 के अबव ही मेरे हमेशा मार्क्स आते ही रहते हैं, तो इस बार भी आएंगे। ये 30-40 क्या लगा के रखा है? वहीं कोसों दूर बैठे अथर्व प्रिंस को एकटक घूरे जा रहा था। उसको प्रिंस की बातें जरा भी हजम नहीं हो रहा था। वह मन ही मन खुद से कहने लगा, जब देखो तब यह इनके घर ही दिखाई देता है, क्या इसका खुद का अपना घर है भी या नहीं, और चला है रसगुल्ले की हंडी का लाइन लगाने। दोपहर के 2 बजे माया जी ने शगुन को दही शक्कर खिलाया और शगुन ने अपनी माँ के पैर छू आशीर्वाद ले घर से निकली। राशि शगुन को अपने एक्टिवा टू व्हीलर पर बिठाकर उसके कॉलेज छोड़ने चली गई। जब तक शगुन कॉलेज के अंदर नहीं चली गई तब तक राशि गेट पर खड़ी रही। उसके अंदर जाते ही राशि घर आने के लिए निकल गई। शाम 6 बजे कॉलेज में सभी स्टूडेंट कॉलेज से निकल रहे थे। वहीं शगुन, रितु और नेहा तीनों कॉलेज के गेट के बाहर आ गई। रितु ने ऑटो रिक्शा रुकाया। वे तीनों रिक्शा में बैठकर मेन सिटी दमदम मैकडॉनल्ड्स के पास पहुंची। रिक्शे से तीनों बाहर निकली।
मैकडॉनल्ड्स के बाहर पहले तीनों ने फ़ोटो निकाले, उसके बाद में तीनों अंदर चली गई। अंदर उन्होंने एक कॉर्नर टेबल देखकर बैठ गई। बैठते ही अलग अलग पोज में फ़ोटो निकालना चालू कर दिया। कुछ फ़ोटो उन्होंने साथ में निकाले तो कुछ अकेले अकेले में। उसके बाद उन्होंने मेनू में देखकर पिज़्ज़ा, बर्गर और कोक की ऑर्डर दिया। शगुन ने अपने लिए वेज पनीर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद उनका ऑर्डर रेडी हो गया और वह तीनों ने तो फ़ोटो भर भर के अपने मोबाइल में निकाले जा रही थी। 6 बजे तीनों लड़कियां निकली थीं। 7 बजे तक उनका ऑर्डर आ गया था और खाते पीते मौज मस्ती करते हुए उन्हें 8 बज गए। 8 बजते ही पूरा अंधेरा छा गया था। राशि ने शगुन को कॉल लगाया कि और तुझे घर आने के लिए कितना टाइम लगेगा। कॉल की दूसरी ओर से शगुन ने कहा, राशि दीदी, रीतू कह रही है मूवी देखने जाने के लिए। शाहरुख खान की नई मूवी जवान आया है। राशि ने अपनी माँ को कहा, मम्मी शगुन कह रही है अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाने के लिए। माया जी ने कहा, उसको कह दे कि घर आ जाए, कल भले चली जाना पिक्चर देखने, पर आज नहीं, बहुत लेट हो गया है घर आने के लिए, उसे 10 बज जाएंगे। शगुन के तरफ से राशि ने रिक्वेस्ट करते हुए अपनी माँ से बोली, जाने दो ना मम्मी, कभी तो वह जा रही है मूवी देखने, कहने पर भी कभी जाती नहीं है। कल आप कहोगी तो भी वह नहीं जाएगी। एक बार दुकान में चिपक गई तो निकलती नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है, मैं चली जाऊंगी उसे लेने। राशि का कॉल चालू ही था। उनकी बातें शगुन सुन रही थी। फिर राशि ने शगुन से कहा, ठीक है, तू जा देखने और जब तू निकलेगी तब बता देना, मैं आ जाऊंगी तुझे लेने प्रिंस के साथ। घर का परमिशन पाते ही शगुन, ऋतु और नेहा मूवी देखने चली गई। देखते देखते 10:15 हो गया। मूवी खत्म होते ही एक साथ में सभी लोग झुंड के साथ पीवीआर आइनॉक्स से बाहर निकल रहे थे। उस झुंड में शगुन उन दोनों को दिखाई नहीं दे रही थी कि ऋतु ने नेहा से कहा, ये शगुन कहाँ रह गई, दिखाई नहीं दे रही, हमारे साथ ही तो निकली थी। नेहा ने ऋतु का हाथ पकड़ते हुए कहा, देख पीछे रह गई होगी, इधर ही साइड में खड़े होते हैं, आती होगी, कहीं भीड़ में दब तो नहीं गई ना। इतना बोल नेहा हंसने लगी। ऋतु ने उसे कोहनी से मारते हुए बोली, पागल लड़की, वह कोई चीज़ नहीं है जो दब जाएगी, जीती जागती इंसान है। देखते देखते थोड़ी ही देर में पीवीआर में से सभी लोग बाहर निकल गए, पर शगुन अभी तक उन्हें दिखाई नहीं दे रही। अब वे दोनों उसे ढूंढना चालू कर दी। शगुन ने पहले ही अपने घरवालों को कॉल कर दिया था कि मूवी एंड होने वाली है, जिसके चलते राशि और प्रिंस गेट के बाहर आकर खड़े हो गए। भीड़ की वजह से वे लोग बाहर ही उनका वेट कर रहे थे। उन दोनों अब आपस में चेक करने लगी, पर शगुन उनको दिखाई नहीं दे रही, जिसके चलते वे दोनों वापस अंदर गई और वॉचमैन से पूछा, क्या अंदर कोई लड़की रह गई है। पीवीआर हॉल में लाइट ऑन कर दिया गया था। लाइट की वजह से पूरा साफ क्लियर दिख रहा था कि अंदर कोई नहीं है। वॉचमैन ने फिर एक बार अंदर जाकर सब चेक किया और कहा, नहीं, अंदर तो कोई लड़की नहीं है। अब ये दोनों परेशान होने लगी, आखिर शगुन इतना जल्दी कहाँ जा सकती है, कहाँ चली गई जो दिखाई नहीं दे रही और ना मिल रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।